हेलो व्यूअर्स। नॉवेल का नाम है कुएं का राज और इसके राइटर है इब्ने सफ़ी। उस रात के बाद से नवाब साहब की कोठी में रोज़ नई वारदातें होने लगी। लगभग हर रात को कुएं से चिंगारी निकला करती थी और जानवरों की भयानक आवाज़ों से कोठी का चप्पा चप्पा गूंज उठता था। नवाब साहब के सौतेले भाई परवेज़ की हालत उस वक्त देखते ही बनती थी। जैसे ही जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती वह उछल कूद मचा देता। बिल्कुल ऐसा मालूम होता कि वह उन चीखने वाले जानवरों में से एक है। तारिक का ख्याल था कि परवेज़ पर किसी बहुत बड़े जिन का साया है। कभी कभी तो वह यहाँ तक कह देता था कि खुद परवेज़ ही उन सारी मुसीबतों का जड़ है। लेकिन नवाब साहब उस पर ध्यान नहीं देते थे। हालांकि परवेज़ उनका सौतेला भाई था, लेकिन वे उसे बहुत मानते थे। वाकई उन्हीं का दिल गुर्दा था कि एक पागल आदमी की ज़रूरत का भी बहुत ख्याल रखा जाता था। उन्होंने उसे उसकी मर्जी पर छोड़ दिया था कि वह जिस तरह चाहे ज़िंदगी बसर करे। उसके लिए 3 पहलवान नौकर रखे गए थे जो उसे गोद में उठाए फिरा करते थे। वह शुरू से ऐसा न था, बल्कि आज से 8 साल पहले उसकी यह हालत हो गई थी। एक बार वह छत से गिर पड़ा। सिर में कुछ ऐसी चोट आई कि अच्छा हो जाने पर भी दिमागी संतुलन बरकरार न रह सका। अच्छे हो जाने के बाद काफ़ी दिनों तक कुछ बोला ही नहीं, बस कभी कभी बच्चे की तरह सिर्फ गूं गा कर लिया करता था। जिस तरह बच्चे धीरे धीरे बोलना सीखते हैं, उसी तरह वह भी फिर से बोलना सीख रहा था। अब लगभग 8 साल गुजर जाने के बाद वह इस काबिल हुआ था कि टूटी फूटी जुबान में तुतला तुतला कर दूसरों को अपनी बातें समझा सकता था। नवाब रशीदुज्मा ने उसके इलाज में कोई कसर नहीं उठा रखी थी, लेकिन उसकी दिमागी हालत ठीक न हुई। पहले हादसे के बाद से ही दिन भर परवेज़ रात की बातें रटता रहता था। वह हर शख्स का हाथ पकड़कर बच्चों की तरह उन हादसों को दोहराता। दूसरी रात जब उसने कुएं से चिंगारियां निकलते देखी, उस वक्त उसकी वही हालत पैदा हुई जो किसी बच्चे की आतिशबाजी देखकर हुआ करती है। और फिर तो वह उन तमाशों के इंतज़ार में काफ़ी रात गए तक जागता रहता था। उसके बारे में एक ख़ास बात और थी, और वह यह कि वह तारिक और आपको उसकी शख्सियत में अजीब सी कशिश मालूम हुई और वे उसके करीब होते गए। नवाब साहब ईरान से तुर्की जाने लगे तो तारिक बहे उनके साथ हो लिया और उसके बाद दोनों साथ साथ सैर करते रहे। तारिक की शख्सियत बहुत ही अजीबोगरीब थी। वह अरबी नस्ल का था, लेकिन दुनिया की कोई शायद ही ऐसी भाषा हो जो वह न जानता हो। कई भाषाओं पर तो वह इतनी महारत रखता था कि उस भाषा के बोलने वाले उसे अपने ही देश का बाशिंदा समझ बैठते थे। जब वह नवाब साहब से हिंदी उर्दू में बातें करने लगता तो ये महसूस करते थे कि वह यूपी का निवासी हो। 2 साल में नवाब साहब उसके बहुत ज़्यादा घुल मिल गए थे। आते वक्त उन्होंने उससे कहा कि वह किसी मौके पर हिंदुस्तान आकर कुछ दिन नवाब साहब के साथ ज़रूर गुजारे। और इस वक्त वह उनके बाग में बैठा उन्हें अपने सफ़र की दास्तानें सुना रहा था। उसकी गोद में एक नेवला बैठा ऊँघ रहा था। ऐसी अजीबोगरीब नेवला कम से कम नवाब साहब और उनके घरवालों की नज़रों से आज तक न गुजरा था। वह लंबाई में हिंदुस्तानी बिल्ली से किसी तरह कम नहीं था। उसका रंग काला था और पीठ पर 3-4 लंबी लंबी धारियाँ थी। नवाब साहब की लड़की गजाला बहुत देर से बेचैन नज़र आ रही थी। वह उस नेवले के बारे में उससे कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन तारिक की बातों का सिलसिला किसी तरह ख़त्म नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद गजाला ने महसूस किया कि जैसे वो बोलते बोलते थक गया हो। उसे खामोश होते देख वह झट से बोल पड़ी, मैं इस नेवले के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। हाँ हाँ, तारिक मुस्कुराकर बोला, मैंने आज तक इतना खौफनाक नेवला नहीं देखा। हाँ, ये कम ही मिलते हैं और एशिया में तो इनका वजूद ही है। मैंने इसे ब्राज़ील के जंगलों में पकड़ा था। यह उस वक्त बच्चा था। तो क्या ब्राज़ील में इस किस्म के नेवले होते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं, वे यहाँ भी कम ही मिलते हैं। तारिक ने नेवले की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, इसमें एक बहुत बड़ी खूबी है। वह क्या? इसे कोई चीज़ सूंघाकर अगर तुम पाताल में छुपाओ तो यह उसे ढूंढ निकालेगा। अच्छा, तो फिर हमें यह तमाशा आप कब दिखाएंगे? गजाला ने कहा, जब कहो। तो लीजिए मेरा रुमाल, उसे सूंघाइए। मैं उसे कहाँ छुपाऊँ? तारिक ने हंसकर रुमाल ले लिया और नेवले की नाक पर रखकर फिर गजाला ही को वापस कर दिया। गजाला कोठी के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वह वापस आई। अच्छी तरह छुपा दिया है ना?
तारिक हंसकर बोला, खूब अच्छी तरह। तारिक ने नेवले को ज़मीन पर उतार दिया और उसकी पीठ पर हाथ फेरता हुआ बोला, जा ऋषि। नेवला दौड़ता हुआ कोठी की तरफ चला गया। सब लोग हैरान होकर कोठी की तरफ देख रहे थे। कुछ मिनटों के बाद वह लौटा। उसके मुंह में गजाला का रुमाल था। अरे, सबके मुंह से एक साथ निकला। तारिक हंसने लगा। गजाला की आंखें हैरत से फटी हुई थी। मैं इस रुमाल को अपनी किताबों की अलमारी में बंद करके ताला लगा आई थी, वह हैरत से बोली। ताला इसके लिए कोई हैसियत नहीं रखता, तारिक ने कहा, लेकिन इसने तुम्हारी खूबसूरत अलमारी बर्बाद कर दी होगी। वह कैसे? उसमें कम से कम इतना बड़ा छेद ज़रूर हो गया होगा जिससे ये आसानी से जा सके। इतनी जल्दी इतना बड़ा छेद कर देना नामुमकिन मालूम होता है, नवाब साहब बोले। अलमारी के तख्ते ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 इंच मोटे हो गए, तारिक बोला। यह तो अच्छे खासे शहतीर मिनटों में काट कर रख देता है। आपकी हर चीज़ अजीबोगरीब है, गजाला ने हैरत से कहा। तारिक मुस्कुराकर खामोश हो गया। वे लोग बातचीत कर ही रहे थे कि सारे बाग में उजाला हो गया। गजाला ने पलटकर देखा और चीख मारकर उछल पड़ी। पुराने अंधे कुएं से अंगारों का फव्वारा फूट पड़ा था। शोले काफ़ी ऊंचाई तक उठ रहे थे। एक अजीब किस्म की झन्नाटेदार आवाज़ से सारा बाग गूंज रहा था। यह क्या था? तारिक जल्दी से बोला। और उसके नेवले ने भी इतनी भयानक चीख मारी कि सबके जिस्म कांप गए। वे सब के सब पत्थर के बुतों की तरह खामोश थे। धीरे धीरे अंगारों की बौछार कम होती गई और थोड़ी देर बाद बाग का माहौल फिर से पहले जैसा हो गया। यह क्या तमाशा था? तारिक ने खामोशी तोड़ी। गजाला शक की नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी। मैं खुद यही सोच रहा हूँ, नवाब साहब मरी हुई आवाज़ में बोले। मालूम होता है कि हम पर कोई मुसीबत आने वाली है। क्या मतलब? तारिक चौंक कर बोला। मैंने वालिद साहब मरहूम की ज़बानी सुना था कि एक बार दादा के ज़माने में भी इस कुएं से अंगारे निकले थे और फिर ख़ानदान में एक के बाद एक मौतों का सिलसिला शुरू हो गया था। अजीब बात है, तारिक उठते हुए बोला। मैं जाकर देखता हूँ। नहीं, नवाब साहब ने उठकर उसे रोकते हुए कहा, उधर मत जाओ। क्यों? मालूम नहीं क्या हो। तारिक हंसकर आगे बढ़ गया। उसका नेवला एक पालतू कुत्ते की तरह उसके पीछे पीछे चल रहा था। जरा एक टॉर्च तो मंगाओ, उसने कुएं में झांकते हुए कहा। भाई, मैं कहता हूँ लौट आओ, नवाब साहब बोले। टॉर्च? तारिक चीखा। उसकी आवाज़ में कमकमाहट थी। नवाब साहब ने एक नौकर से टॉर्च मंगवाई। रशीद दुजमा, यहाँ आओ, तारिक टॉर्च की रोशनी कुएं में डालते हुए बोला। रशीद दुजमा दिल मजबूत करके आगे बढ़े। गजाला ने भी उनके साथ जाना चाहा, लेकिन उन्होंने उसे रोक दिया। वह देखो क्या है, तारिक ने उन्हें कुएं में झांकने का इशारा करते हुए कहा। रशीद दुजमा चीख मारकर पीछे हट गए। उनके जिस्म से ठंडा पसीना छूट रहा था। क्या है अब्बाजान? गजाला उनकी तरफ बढ़ती हुई बोली। जाओ जाओ, नवाब रशीद दुजमा पलट कर चीखे। तुम अंदर जाओ, जाओ, चली जाओ। नवाब साहब की आवाज़ इतनी डरावनी थी कि गजाला एकदम से कोठी की तरफ मुड़ गई। अब क्या किया जाए? तारिक बेचैनी से हाथ मलते हुए बोला। मेरे तो होश ठिकाने नहीं, नवाब साहब कुएं की तरह करीब भी ज़मीन पर बैठते हुए बोले। आखिर मामला क्या है? खुदा ही बेहतर जानता है। तो क्या आपकी याददाश्त में इस कुएं से कभी चिंगारियाँ नहीं निकली? नहीं, नवाब साहब बोले। यह वालिद साहब के बचपन की बात है, तो अपनी ज़िंदगी में यह पहली बार देखा है। नवाब साहब की आवाज़ काँप रही थी। वे इस वक्त किसी किस्म के सवाल का जवाब देने के मूड में नहीं थे। तभी कोठी के अंदर से एक अजीबोगरीब किस्म के शोर की आवाज़ सुनाई दी। अरे, यह क्या? तारिक चौंक कर बोला। नवाब साहब भी हैरान होकर कोठी की तरफ देख रहे थे। शोर बढ़ता ही जा रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कई गिदड़, कुत्ते, उल्लू और न मालूम कौन कौन से जानवर एक साथ चीख रहे थे। साथ ही आदमियों का शोर भी सुनाई दे रहा था। दोनों दौड़कर कोठी की तरफ लपके। अंदर कदम रखते ही उन्हें महसूस होने लगा जैसे वे आवाज़ें दीवारों से निकल रही हो। इतना ज़ोरदार शोर था कि कुछ और सुनाई नहीं दे रहा था। कोठी के सारे लोग कमरों में बंद होकर तरह तरह की डरावनी आवाज़ें निकाल रहे थे। ये इतने जानवर यहाँ कैसे घुस आए? तारिक ने कहा। उसका नेवला उछलकर उसके सीने से लिपट गया। नवाब साहब इस तरह काँप रहे थे जैसे उन्हें कोई बीमारी हो गई हो। जाने क्या बात है? नवाब साहब हकलाते हुए बोले। तारिक का एक एक कोना तलाश करता
तारिक एक एक कोना तलाश करता फिर रहा था, लेकिन चीखने वाले जानवरों का कहीं पता नहीं चल रहा था। तभी नवाब साहब का सौतेला भाई उछलता कूदता हुआ आ गया। वह उन आवाज़ों को सुन सुनकर डरावनी हंसी हंस रहा था। उसकी उम्र 40 साल से किसी तरह कम न थी। उसके हाथ में दूध पीने की शीशी थी। जब वह उछल कूद कर थक जाता तो शीशी का दूध चूसने लगता। उसके गले में एक कपड़ा बंधा हुआ था, बिल्कुल वैसा जैसा कि कुछ माएँ अपने बच्चों के गले में इसलिए बांध देती है ताकि उनके कपड़े में मुंह से बहने वाली लार से बच सके। भाई साहब, तमाशा हो रहा है। वह तालियां बजाता हुआ तुतला तुतला कर बोला। चुप रहो, नवाब साहब चीख कर बोले, भाग जाओ यहाँ से। फिर दूध पीते बच्चे की तरह सहमकर घुटनों के बल चलता हुआ एक कमरे में घुस गया। धीरे धीरे शोर कम होता जा रहा था। थोड़ी देर के बाद बिल्कुल सन्नाटा छा गया। तारिक और नवाब हैरत से एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। हालांकि वह संदिग्ध शोर अब खत्म हो चुका था, तो कभी कमरों में छिपे हुए लोगों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाहर निकल आते। क्यों भाई तारिक, तुम ही कुछ बताओ, ये सब क्या हो रहा है? नवाब साहब बोले। तो क्या शोर भी पहले पहल? हाँ, नवाब साहब ने बात काटते हुए कहा, बिल्कुल पहले पहल। किसी खानदानी रिवायत से भी पता नहीं चलता कि इससे पहले भी कभी इस किस्म का हादसा पेश आया है। तब तो वाकई हैरत की बात है, मगर अब करना क्या चाहिए? नवाब साहब ने बहुत ही परेशान होकर कहा। कर ही क्या सकते हो? तारिक बोला। मुझे तो ये भूत प्रेत का मामला मालूम होता है। मगर वो कुआं? नवाब साहब ने दबी आवाज़ में कहा। ऐसे मामले में सब कुछ हो सकता है। तो फिर पुलिस इस मामले में क्या कर सकती है? गजाला ने बैठी हुई आवाज़ में कहा। शोर खत्म होने के कुछ पलों के बाद ही वह उन्हीं दोनों के पास आकर खड़ी हो गई थी। जाओ जाओ, तुम सो जाओ, नवाब साहब बोले। क्या आज रात किसी को नींद आ सकती है? गजाला ने कहा। क्यों नहीं, तारिक ने इत्मीनान से कहा। कोई ऐसी खास बात नहीं। अच्छा, तो तुम यही गजाला के पास ठहरो, नवाब साहब ने तारिक से कहा। मैं थाने जाता हूँ। नहीं, आप किसी और को भेज दीजिए, मैं आपको नहीं जाने दूंगी, गजाला ने कहा। आप बेकार ही थाने जा रहे हैं, पुलिस इस मामले में कुछ न कर सकेगी। तारिक है तो तुम्हारे पास, डरने की कोई बात नहीं। मैं अभी फौरन वापस आता हूँ। तो किसी और को भेज दीजिए ना। ओह, तुम नहीं समझती कि मेरे गए बगैर ये काम नहीं बनेगा, नवाब साहब ने कहा और बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद कार स्टार्ट होने की आवाज़ आई। आखिर आप बताते क्यों नहीं कि अब्बा जान थाने किस लिए गए हैं? गजाला ने तारिक से कहा। कोई बात नहीं, तुम जाकर सो जाओ, तारिक ने कहा। अगर का भी यही हुआ तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। चलो तुम अपने कमरे में चलो। वह गजाला का बाजू पकड़कर उसे उसके कमरे की तरफ ले जाने लगा। उसका नेवला अब उसके कंधे पर बैठा अपनी चमकीली नज़रों से चारों तरफ देख रहा था। अब तुम लेटकर सो जाओ, मैं यही बैठा हूँ। तारिक उसके पलंग पर बिठाकर खुद एक कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। नींद नहीं आएगी, गजाला ने कहा। आएगी कैसे नहीं, मैं अभी तुम्हें सुलाए देता हूँ। गजाला ने डरी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। डरो नहीं, तारिक हंसकर बोला। मैं तुम्हें हिप्नोटिज्म के ज़रिए सुला दूंगा। ओह, तो क्या आप हिप्नोटाइज कर सकते हैं? हाँ, लेट जाओ। हाँ, इस तरह, ठीक, मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो, सो जाओ। तुम सोती जा रही हो, तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हारी आंखें बंद हो रही है। गजाला को ऐसा मालूम हो रहा था जैसे तारिक की आंखों से बिजली की लहरें निकलकर उसके जिस्म में चली गई हो। जहन सुस्त होता जा रहा है, पलकें बोझिल, अंधेरा, और अब ऐसा मालूम हो रहा था जैसे तारिक की आवाज़ बहुत दूर से आ रही हो। तुम्हारी नींद गहरी होती जा रही है, तुम्हारी नींद गहरी होती जा रही है। और धीरे धीरे आवाज़ आनी बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। वह गहरी नींद में सो गई थी। तारिक थोड़ी देर तक बैठा उसकी तरफ देखता रहा, फिर उठकर बाहर चला गया। उसके माथे की नसें उभरी हुई थी। आँखों और कनपटियों से ऐसा मालूम हो रहा था कि वह किसी गहरी सोच में है। कमरों में घुसे हुए लोग इस तरह बातें कर रहे थे जैसे कि वे तहखाने में दुबके हुए बमबारी का इंतज़ार कर रहे हो। तारिक फिर बाग में आ गया। वो थोड़ी देर तक खड़ा कुछ सोचता रहा, फिर धीरे धीरे चलता कुएं के करीब गया। उसके हाथ में दबी हुई टॉर्च की रोशनी कुएं में पड़ रही थी। तभी उसके होठों पर एक भेद भरी मुस्कान आई और वो फिर कोठी की तरफ रवाना हो गया।
लगभग आधे घंटे बाद नवाब साहब एक इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबलों के साथ वापस लौटे। कुएं में कई टार्चों की रोशनी एक साथ पड़ी और नवाब साहब के मुंह से चीख निकल गई। सब इंस्पेक्टर ने सवालिया निगाहों से उनकी तरफ देखा। तो क्या सचमुच मैं पागल हो जाऊंगा? नवाब साहब इस तरह बोले जैसे ख्वाब में बड़बड़ा रहे हो। आपने तो कहा था, सब इंस्पेक्टर बोला। हाँ, मैंने बिल्कुल ठीक कहा था, नवाब साहब बेचारगी के साथ बोले। और आप जो कुछ देख रहे हैं वो भी ठीक है। सब इंस्पेक्टर हंसने लगा और नवाब साहब के चेहरे पर झल्लाहट पैदा हो गई। आपने तो फरमाया था औरत की लाश, सब इंस्पेक्टर ने कहा। मैंने गलत नहीं कहा था, नवाब बोले। सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि मेरे एक मेहमान ने भी देखी थी। इतनी देर में तो 2-3 नौकर भी आ गए थे। लाश का जिक्र सुनकर बुरी तरह कांपने लगे। 1 घंटे के अंदर अंदर उन्हें कई अजीबोगरीब बातों से वास्ता पड़ा था। जरा तारिक साहब को बुलाओ, नवाब साहब ने नौकर की तरफ देखकर कहा। तारिक को देखकर सब इंस्पेक्टर ने अजीब सा मुंह बनाया। तारिक से ज़्यादा वह उसके काले नेवले को घूर रहा था, जो अभी तक तारिक के कंधे पर बैठा हुआ था। आपने भी औरत की लाश देखी थी, नवाब साहब ने तारिक की तरफ इशारा करते हुए कहा। और अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या बयान दूं, तारिक ने सब इंस्पेक्टर से कहा। क्यों? इसलिए कि मैंने नवाब साहब के जाने के बाद फिर उस कुएं में झांका था। इस बार मैंने औरत के बजाय मर्द की लाश देखी। अरे, नवाब साहब ने मुंह से अचानक निकला। जी हाँ, और अब यहाँ कुछ भी नहीं है, नवाब साहब ने बेताबी से कुएं की तरफ इशारा करते हुए कहा। अच्छा, तारिक ने कहा और कुएं की तरफ बढ़ा। दूसरे पल में उसकी टॉर्च की रोशनी कुएं में पड़ रही थी। तारिक ने एक जोरदार कहका लगाया और सब लोग हैरत से उसे देखने लगे। गजाला, तुम्हें पहले ही मना कर रही थी, तारिक बोला। भला भूतिया मामले में पुलिस क्या कर सकती है? क्या इसी कुएं से चिंगारी भी निकली थी? सब इंस्पेक्टर ने पूछा। हाँ, तब तो यह खुला हुआ मामला है, हम लोग भला इसमें क्या कर सकेंगे? और कुछ आवाज़ का भी तो आपने जिक्र किया था। जी हाँ, आवाज़ें कोठी के अंदर सुनाई दी थी, तारिक बोला। शायद मैं आपसे पहली बार मुलाकात कर रहा हूँ, सब इंस्पेक्टर ने उसकी बात पर ध्यान न देते हुए कहा। मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, सब इंस्पेक्टर अब तक नेवले को घूर रहा था। यह मेरा पालतू नेवला है। बहुत अजीबोगरीब है, सब इंस्पेक्टर ने कहा। अच्छा, तो नवाब साहब, अब इजाज़त दीजिए, चाहूँगा। क्या बताओ भाई, मैंने बेकार ही आपको तकलीफ़ दी, नवाब साहब ने हाथ मलते हुए कहा। कोई बात नहीं, मैं तो आपका खादिम हूँ। अलबत्ता इस बात का ज़रूर अफसोस है कि मैं इस मामले में आपकी कोई खिदमत न कर सकूँगा। पुलिस वाले नवाब साहब की कार से वापस चले गए। नवाब साहब, तारिक और कुछ नौकर अभी तक कुएं के पास खड़े हुए थे, जहां नौकरों के सामने लाश के बारे में बातें हुई थी। इसीलिए कुछ ही पलों में यह खबर सारी कोठी में फैल गई। भाई तारिक, मेरा दिमाग काम नहीं करता, नवाब साहब ने कहा। मैं खुद हैरान हूँ, तारिक ने कहा। उसकी आंखों की चमक अचानक पहले से ज़्यादा बढ़ गई। एक बार मैं भी मिस्र में ऐसे ही वाक़यात से 2-4 हुआ हूँ, तारिक फिर बोला। अगर वाकई ये भूतहा मामला है तो इससे किस तरह छुटकारा मिल सकेगा? बहुत ही आसानी से, तारिक बोला। क्या आपको कोई ऐसा आदमी मिल सकता जो ख़राब रूहों को भगाने का काम जानता हो? नवाब साहब कुछ सोचने लगे। बहुत परेशान हूँ, नवाब साहब बोले। भाई, बात दरअसल यह है कि मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, मगर हादसे ऐसे पेश आए हैं कि कुछ कहते सुनते नहीं बन पड़ती। नहीं, आपको इन चीज़ों को मानना चाहिए क्योंकि ख़राब रूहों का वजूद है, तारिक ने अपने नेवले को कंधे से उतारते हुए कहा। उस रात के बाद से नवाब साहब की कोठी में रोज़ नई वारदातें होने लगी। लगभग हर रात को कुएं से चिंगारी निकला करती थी और जानवरों की भयानक आवाज़ों से कोठी का चप्पा चप्पा गूंज उठता था। नवाब साहब के सौतेले भाई परवेज़ की हालत उस वक्त देखते ही बनती थी। जैसे ही जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती, वह उछल कूद मचा देता। बिल्कुल ऐसा मालूम होता कि वह भी उन चीखने वाले जानवरों में से एक है। तारिक का ख्याल था कि परवेज़ पर भी किसी बड़े जिन का साया है। कभी कभी तो वह यहाँ तक कह देता था कि खुद परवेज़ ही उन सारी मुसीबतों की जड़ है। लेकिन नवाब साहब उस पर ध्यान ही नहीं देते थे। हालांकि परवेज़ उनका सौतेला भाई था, लेकिन वे उसे बहुत मानते थे। वाकई उन्हीं का दिल गुर्दा था कि एक पागल आदमी की ज़रूरत का भी बहुत ख्याल रखा जाता था।
उन्होंने उसे उसकी मर्जी पर छोड़ दिया था कि वह जिस तरह चाहे ज़िंदगी बसर करे। उसके लिए 3 पहलवान नौकर रखे गए थे जो उसे गोद में उठाए फिरा करते थे। वो शुरू से ऐसा न था, बल्कि आज से 8 साल पहले उसकी हालत हो गई थी। एक बार वह छत से गिर पड़ा। सिर में कुछ ऐसी चोट आई कि अच्छा हो जाने पर भी दिमाग की संतुलन बरकरार न रह सका। अच्छे हो जाने के बाद काफ़ी दिनों तक कुछ बोला ही नहीं, बस कभी कभी बच्चे की तरह सिर्फ गूंगा कर लिया करता था। जिस तरह बच्चे धीरे धीरे बोलना सीखते हैं, उसी तरह वह भी फिर से बोलना सीख रहा था। अब लगभग 8 साल गुजर जाने के बाद वह इस काबिल हुआ था कि टूटी फूटी जबान में तुतला तुतला कर दूसरों को अपनी बातें समझा सकता था। नवाब रशीदुज्मा ने उसके इलाज में कोई कसर नहीं उठा रखी थी, लेकिन उसकी दिमागी हालत ठीक न हुई। पहले हादसे के बाद से ही दिन भर परवेज़ रात की बातें रटता रहता था। वह हर शख्स का हाथ पकड़कर बच्चों की तरह उन हादसों को दोहराता। दूसरी रात जब उसने कुएं से चिंगारियां निकलते देखी, उस वक्त उसकी वही हालत पैदा हुई जो किसी बच्चे की आतिशबाजी देखकर हुआ करती है। और फिर तो वह उन तमाशों के इंतज़ार में काफ़ी रात गए तक जागता रहता था। उसके बारे में एक ख़ास बात और थी, और वह यह कि वह तारिक और उसके नेवले से बुरी तरह नाराज़ रहता था। तारिक के सामने वह उसी तरह दम साध लेता था जैसे कोई नटखट बच्चा किसी बहुत ही गुस्से वाले बूढ़े के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। उसके इस रवैये को बहुत ही ताज्जुब की नज़र से देखा जाता था। सिर्फ इसी बात पर घर के बहुत से नौकरों का ख्याल था कि तारिक ही इन सब मुसीबतों के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उसके अपने ख्याल के मुताबिक पागल और दूध पीते बच्चों को भूत प्रेत दिखाई देते हैं। और ये खुली हुई हकीकत थी कि उन हादसों का होना उसी दिन से शुरू हुआ था जिस दिन से तारिक ने कोठी में कदम रखा था। वे तारिक को बहुत ही ख़राब किस्म का जादूगर समझने लगे थे, जिसके कब्जे में ख़राब हुई रूहें थी। वे सबके सब तारिक से बुरी तरह नाराज़ थे और उससे नफ़रत करने लगे थे, लेकिन कोई भी खुलकर अपनी नफ़रत का इजहार नहीं कर पाता था, क्योंकि वह नवाब साहब का ख़ास मेहमान था। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वह एक शब्द भी मुंह से निकालता। कोठी में होने वाले वाक़यात के बारे में आसपास में काफ़ी दूर तक फैल गई थी, और नवाब साहब का मेहमान भी लोगों के खास चर्चे में आ गया था। बहुत सारे लोगों ने नवाब साहब को राय दी कि वे फ़िलहाल कोठी छोड़कर कहीं और चले जाएं, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। उनकी मजबूरी के चलते दूसरे लोग भी अभी तक जमे हुए थे, लेकिन दूसरों का समझाना ज़्यादा दिनों तक कायम न रह सका। हुआ यह कि अचानक एक दिन अस्तबल में नवाब साहब का कीमती घोड़ा मुर्दा पाया गया। दूसरे दिन एक अच्छी नस्ल का कुत्ता, तीसरे दिन एक गाय मर गई, और फिर तो इसका सिलसिला शुरू हो गया। लगभग रोज़ किसी न किसी पालतू जानवर की लाश मिलती। इन हादसों के बाद कई नौकर चुपचाप वहाँ से खिसक गए। उन्हें शायद यह डर था कई जानवरों के बाद आदमियों का नंबर न आ जाए। हालांकि नवाब साहब अब तक नहीं यकीन कर सके, लेकिन अब उन्हें भी करीब करीब यकीन हो गया था कि यह ज़रूर कोई रूहानी मामला है। कुएं के अंदर पाई जाने वाली लाश के बारे में उन्होंने बाद में यह सोचकर तसल्ली कर ली थी कि शायद वह नज़र का धोखा हो, लेकिन जानवरों की लगातार मौतें किस तरह नज़रअंदाज की जा सकती थी। उसी दौरान बहुत सारे मौलवियों और साधु महात्माओं की खिदमत ली गई कि वे किसी तरह कोठी पर कब्जा कर लेने वाली खराब रूहों को भगाए, लेकिन उनमें से कोई कामयाब न हो सका। तारिक अभी तक उनका मेहमान था। उसकी रहस्यभरी शख्सियत के बिना पर नवाब साहब को भी उस पर कुछ शक होने लगा था, लेकिन वे उससे कुछ कह न सकते थे। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि वह किसी तरह चला जाए, लेकिन वे उससे कुछ कह नहीं सकते थे। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि वह किसी तरह चला जाए जब तक कि नवाब साहब इन मुसीबतों से छुटकारा न हासिल कर ले। नवाब साहब ने 2-1 बार दबी ज़बान में यह कहा भी था कि सिर्फ उनकी वजह से तकलीफ़ न उठाए, लेकिन तारिक पर इसका कोई असर न हुआ। शुरू में गजाला का भी यही ख्याल था कि यह कोई रूहानी मामला है, लेकिन मौलवी और साधुओं के थक हार जाने के बाद उसे यकीन हो गया था कि यह इंसानी साजिश के अलावा और कुछ नहीं। उसने नवाब साहब से भी इसका जिक्र किया और बहुत देर तक अपने अंदाजे पर बहस करती रही, लेकिन नवाब साहब ने उसकी बातें हंसी में उड़ा दी। आखिर ये चीज़ें इंसानी साजिश का नतीजा कैसे हो सकती है? नवाब साहब बोले। ऐसे बहुत सारे वाक़यात देखने में आए हैं जिन्हें बेकार समझा गया, लेकिन बाद में उनमें इंसानी हाथ नज़र आया। वे और वाक़यात होंगे
भला कोई इंसान दरो दीवार से जानवरों को आवाज़ें किस तरह पैदा कर सकता है? फिलहाल मैं इसका कोई ठीक ठाक जवाब नहीं दे सकती, लेकिन मेरा दावा है कि इसमें किसी आदमी का हाथ है। क्या तुम्हारा इशारा तारिक की तरफ है? नवाब साहब बोले। मेरा इशारा उसकी तरफ नहीं है, गजाला ने कहा, लेकिन क्या यह नहीं हो सकता कि वही इन सारी मुसीबतों का जिम्मेदार हो? हमें तो यह तक नहीं मालूम कि वह रहने वाला कहाँ का है, उसकी कमाई धमाई क्या है, और आप यह भी जानते हैं कि वह कई अजीबोगरीब हरकतें करता है। मैंने उसकी हिप्नोटिज्म वाली बात आपसे बताई थी। किसी के बारे में बेकार ख्याल रखना ठीक नहीं, नवाब साहब बोले। आप बेकार की बातें कर रहे हैं, गजाला बोली। मुझे 100% यकीन है। नवाब साहब खामोश हो गए। मैं सोच रही हूँ कि इस मामले में फरीदी साहब की मदद ली जाए। नवाब साहब के मुरझाए हुए चेहरे पर अचानक रौनक आ गई, लेकिन फिर फौरन ही उस पर नाउम्मीदी की धूल की तह चढ़ गई। भला फरीदी इस मामले में क्या करेगा? नवाब साहब ने कहा। बिला वजह उसे बुलाने से क्या फ़ायदा? अगर वे कुछ न भी कर सके तो भी कम से कम कोई अच्छी राय दे ही सकेंगे। मगर वे आएंगे क्यों नहीं? मैंने सुना है कि आजकल वे और उनका असिस्टेंट 3 महीने की छुट्टी पर है। मेरा ख्याल है कि अगर मैं उनसे कहूँगी तो वे इनकार नहीं करेंगे। खैर, कोशिश करो, अगर आ जाए तो अच्छा ही है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि वह इस मामले में कोई मदद न कर सकेगा। खैर, अगर कुछ न हो सका तो कम से कम इतना तो हो ही जाएगा कि अगर इसमें किसी आदमी का हाथ है तो वह कुछ दिनों के लिए अपनी हरकतें छोड़ ही दे शायद। आदमी का हाथ? नवाब साहब तंग आकर बोले। भला कोई आदमी दीवारों से जानवरों की आवाज़ें कैसे निकाल सकता है? और फिर यह कि आए दिन जानवरों की मौत की क्या वजह हो सकती है? कुछ भी हो, लेकिन मुझे तो 100% उम्मीद है कि फरीदी साहब इस मामले में कुछ न कुछ रोशनी ज़रूर डालेंगे। नवाब साहब खामोश हो गए। अंधेरी रात अपने काले फंग फैलाए धीरे धीरे पश्चिम से पूरब की तरफ तैर रही थी। लगभग 2 बज गए होंगे। आज भी पहले की तरह कुएं की चिंगारियाँ निकली थी और जानवरों की आवाज़ें भी सुनाई दी थी, लेकिन कोठी के कुछ लोग इस तरह इन चीज़ों के आदी हो गए थे जैसे यह उनके लिए कोई अनोखी बात ही न हो। वैसे उनके दिलों का एक खटका लगा हुआ था कि देखे सुबह किसी जानवर की लाश से वास्ता पड़ता है या आदमी की लाश से। नवाब साहब गजाला के कमरे से उठकर अपने कमरे में चले गए। गजाला ने सोने की कोशिश की, लेकिन नींद न आई। आखिर वह थक हार कर खिड़की के करीब आकर बैठ गई। उसके कमरे में नीले रंग का बल्ब जल रहा था। कमरे की खामोश फिजा में नीले रंग की बोझिल रोशनी कुछ अजीब सी मालूम हो रही थी। गजाला जिस खिड़की के करीब बैठी थी उसका रुख बाग की तरफ था। वह बैठे बैठे अचानक चौंक पड़ी। एक अंधेरा साया धीरे धीरे कुएं की तरफ रेंग रहा था। गजाला का दिल धड़कने लगा। उसका दिल चाहा कि वह शोर मचाकर घर वालों को जगा दे, लेकिन फिर कुछ सोचकर खामोश हो गई। वह इंसानी साया कुएं के करीब जाकर रुक गया। उसने अपने कंधे से कोई चीज़ उतारी और कुएं की जगत के नज़दीक जा पहुंचा। फिर वह वापस में करीब उगे हुए पेड़ के तने से टेक लगाकर बैठ गया। फिर उसने कोई चीज़ कुएं में फेंकी। अब वह कुएं में सिर लटकाए कुछ देख रहा था। तभी टॉर्च की रोशनी में वह कुछ देखने लगा। गजाला के मुंह से चीख निकल जाती, लेकिन उसने बड़ी हिम्मत से काम लिया। टॉर्च की रोशनी में उसने उस संदिग्ध आदमी के चेहरे की हल्की सी झलक दिखाई दी। यह तारिक के अलावा और कोई न था। वह शायद पेड़ की टहनियों से रस्सी बांधकर उसी के सहारे कुएं में उतरने जा रहा था। गजाला बुरी तरह काँप रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आवाज़ बैठ गई हो और अब वह कभी न बोल सकेगी। तारिक कुएं में उतर गया। उसे तारिक की खौफनाक आंखें याद आ गई, और उस वक्त वह कितनी भयानक थी जब वह उसे हिप्नोटिज्म से सुलाने की कोशिश कर रहा था। गजाला की आंखें बोझिल होने लगी। एक अजीब सी सनसनाहट उसे अपने सारे जिस्म में दौड़ती लग रही थी, जिसमें हिलने की ताकत नहीं रह गई थी। वह वही कुर्सी से टेक लगाकर गहरी नींद में सो गई। न जाने वह कब तक उसी हालत में सोती रही। अचानक शोर की आवाज़ सुनकर वह जाग उठी। सुबह हो गई थी, लेकिन सूरज अभी तक नहीं निकला था। पूरब में लाली छा गई थी। शोर की आवाज़ बाग की तरफ से आ रही थी। उसने खिड़की से देखा, कुएं के पास लोगों की भीड़ लगी है। गजाला झपट कर बाहर निकली। अभी वह कुछ ही कदम गई होगी कि उसने देखा 2 नौकर परवेज को उठाए कोठी की तरफ ला रहे थे। उनके पीछे नवाब साहब और तारिक थे।
क्या हुआ? गजाला एकदम से बोल उठी। न जाने कब से कुएं के करीब बेहोश पड़ा था। नवाब साहब घबराहट में बोले। अचानक गजाला को रात की बातें याद आ गई। उसने तारिक की तरफ देखा। वह कुछ कहने वाली थी कि तारिक ने अपनी झुकी हुई आंखें ऊपर उठाई। गजाला कांप गई। तारिक से आंखें मिलते ही ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी ने उसकी जबान पकड़ ली हो। उसके सारे जिस्म में थरथरी सी पैदा हो गई। उसकी बदलती हुई हालत का एहसास करीब करीब सबको हो गया। घबराओ नहीं, अभी यह होश में आ जाएगा, कोई खतरे की बात नहीं, तारिक उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। अचानक उसके जिस्म की थरथरी हट गई और ऐसा लगा जैसे वह एक पत्थर के बुत की तरह खामोश हो गई हो। हालांकि उसे अपने दिल की धड़कन पर भी शक होने लगा कि कहीं अचानक बंद तो नहीं हो गई। वह कंधा जिस पर तारिक ने हाथ रखा था बिल्कुल सुन्न हो रहा था। तारिक के कंधे पर उसका अजीबोगरीब नेवला बैठा अखरोट कुतर रहा था। परवेज को सोफे पर लिटा दिया गया। वह गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वह होश में ज़रूर आ गया था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसकी ज़बान बंद हो गई हो। फौरन ही एक डॉक्टर को बुलाया गया, जिसने दिलासा दिया कि घबराने की कोई बात नहीं है। कुछ देर के बाद वो बोलने के काबिल हो गया। परवेज़ मियाँ, नवाब साहब बोले, तुम कुएं के पास क्यों गए थे? तितली पकड़ने, परवेज़ तुतलाकर बोला। उसके पल्लू में चांद सितारे टके थे। या अल्लाह, इसके हाल पर रहम कर, नवाब साहब रुआसे होकर बोले। मंगा दीजिए भाईजान मेली तितली, परवेज़ बच्चों की तरह ठनक कर बोला। हाँ हाँ मंगा देंगे, तारिक मुस्कुराकर बोला। तुम चुपचाप लेटे रहो। तारिक की आवाज़ सुनकर परवेज़ ने नफ़रत से होठ सिकोड़ लिए, लेकिन उसकी आंखों में नफ़रत के बजाय खौफ झांक रहा था। उसने बहुत कोशिश की कि वह रात का वाक़या बयान कर दे, लेकिन हिम्मत न पड़ी। मालूम नहीं कि वह कौन सी ताकत थी जो हर बार उसकी ज़ुबान रोक देती थी। अभी तक सब परवेज़ के सोफे के पास खड़े थे। मेरे दूध पीने की चीची, परवेज़ अचानक उठकर बैठते हुए बोला। अभी मंगवाए देता हूँ, नवाब साहब बोले। परवेज़ के दूध की पीने की शीशी कुएं की जगत के करीब टूटी ही पड़ी थी। तुम किस वक्त वहाँ गए थे? तारिक ने परवेज़ से पूछा। जब काली बिल्ली पर ऊँट बैठा पानी पी रहा था, परवेज़ ने जवाब दिया। मालूम होता है रात ही ने किसी खबीस ने घेर लिया था, तारिक कुछ सोचते हुए बोला। ए गजाला, इसे यहाँ से हटा दो, परवेज़ ने अपनी आंखें बंद करते हुए गजाला से कहा, नहीं तो यह माल डालेगा। गजाला के रहे सहे शक भी परवेज़ के इस जुमले से साफ हो गए और उसे यकीन हो गया कि इन शैतानी हरकतों में तारिक का हाथ है, जिस तरह वह अनजाने में उसके खिलाफ कह नहीं सकती। इसी तरह शायद परवेज़ भी डरता है। उसी दिन शाम को गजाला कुछ ऐसे इंतज़ाम में लग गई जैसे उसे सफ़र करना है। नवाब साहब के पूछने पर उसने बताया कि वह अपने मामू के यहाँ शहर जा रही है। नवाब साहब ने इत्मीनान की सांस ली। वे पहले से ही चाहते थे कि वह कुछ दिनों के लिए किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाए। उन्होंने उससे कहा भी था, लेकिन वह उस पर तैयार नहीं हुई थी। गजाला शाम के 7 बजे की गाड़ी से शहर रवाना हो गई।